everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is Charu Agarwal by profession Chartered Accountant. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई लिमिट है कि हम कितनी ट्रांजैक्शंस कैश में कर सकते हैं। अगर हम इनके ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में कर देते हैं तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हो सकता है क्या पेनल्टीज है, क्या प्रोसिक्यूशन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कितना लोन और डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश। कोई भी पर्सन को परमिशन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा कैश में फॉर एनी लोन और डिपॉजिट, किसी लोन या फिर डिपॉजिट्स के लिए, या फिर एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ ट्रांसफर डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या है, किसी पर्सन को परमिशन नहीं है कि वो 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा कैश में रिसीव करे किसी लोन को या फिर डिपॉजिट्स को, या फिर कोई ऐसा अमाउंट जो कि उसको मिल रहा है कि वो अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके रिलेशन में मिल रहा है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर अभी तक हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये मिथ बिल्कुल मत करना कि हम 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा डिपॉजिट लोन कोई नहीं रिसीव कर सकते। आप इजिली कर सकते हो, बस आप कैश में नहीं कर सकते। Then, if any cash received from a person for any such purpose is still outstanding to be repaid, then the overall limit of ₹20,000 will apply to the outstanding amount plus any subsequent receipt in cash. तो इसमें देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। A है और एक B है। तो A ने B से 15,000 रुपीज का लोन ले लिया, तो उसके बाद अभी तक उसने उसको वापस नहीं किया। फिर से ए बी के पास गया कि मुझे और लोन की जरूरत है, प्लीज मुझे लोन दे देंगे, तो बी एग्री हो जाता है। तो बी क्या कहता है, बी ने उसको 10,000 रुपए का और लोन दे दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये कह रहा है अगर आपका जो प्रीवियस आपने कोई लोन लिया हुआ है वो अभी तक रीपेड नहीं हुआ तो हम उसको भी ऐड करके देखेंगे जो भी आप अब ले रहे हो लोन। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे कितना हो जाता है, 25,000। तो इस केस में जो वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर जो आपने अगर पहले लोन लिया हुआ है वो अभी तक रीपेड नहीं किया, स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो ओवरऑल जो लिमिट है 20,000 की वो अप्लाई होगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस जो आपने बाद में सब्सिक्वेंट जो रिसीव की है कैश में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है इसकी। Exceptions to this provision include the following: some of this nature accepted from, अगर गवर्नमेंट से एक्सेप्ट हुआ है तो बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग कोऑपरेटिव बैंक से, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट, प्रोविजनल एक्ट, any government company as defined in section 2 subsection 45 of Companies Act 2013, such other institution। तो ये सारी एक्सेप्शंस है इसकी कि इस केस में 20,000 या 20,000 से ज्यादा कैश में रिसीव कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, फ्रॉम अ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम एंड द रिसिप्टेंट इज ऑल्सो हैविंग अ एग्रीकल्चर इनकम। दैट मीन्स जो ले रहा है और जो दे रहा है दोनों के पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, जो कि दोनों में किसी के पास ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो कि इनकम टैक्स में चार्ज है। तो उस केस में भी आप 20,000 या 20,000 से ज्यादा कैश में कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें देने वाला भी और लेने वाला दोनों की दोनों सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और दोनों के पास ऐसी इनकम है जो कि इनकम टैक्स में चार्ज है। अब बेसिकली आपका एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि अगर हमने 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा कैश में रिसीव कर लिया तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी। तो उस केस में आपके पास पेनल्टी इंपोज हो जाएगी और उसी अमाउंट की इक्वल्स टू द अमाउंट टेकन कैश। जितना आपने कैश में रिसीव किया है एज अ लोन एडवांस, तो उसी उतने ही अमाउंट की आपको पेनल्टी इंपोज हो जाएगी और आपको पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना बिल्कुल। और आगे देखते हैं, अभी हमने किसकी बात की, रिसीव की बात की। अब हम वापस देने की बात कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और डिपॉजिट। तो देखो
इसमें भी सेम ही लिमिट है, द अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस टुगेदर विद इंटरेस्ट इफ एनी इज 20,000 और मोर। मतलब कि देखो, अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो मे बी उस पर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी भी हो, तो इसने इस चीज में ये बोला हुआ है कि अगर आप किसी को लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम की रीपेमेंट कर रहे हो विद इंटरेस्ट के साथ, तो आपको टोटल कितना देखना है, टोटल करके देखना है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी ऐड करके देखना है कि आपका लोन अमाउंट वापस जा रहा है और इसको आप विद इंटरेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर टोटल देखना है ये जो अमाउंट है ये आपका 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, विद इफेक्ट ऑन 2019-20 TDS at the rate of 2% is deducted on a cash withdrawal of ₹1 crore in a per year from bank account for business purpose। अगर कोई पर्सन कैश की विड्रॉल कर रहा है, बैंक से पैसे निकाल रहा है, 1 करोड़ रुपीस का अमाउंट हो उसको, और किस लिए वो निकाल रहा है? बिजनेस के पर्पज के लिए निकाल रहा है, तो उस पर 2% TDS भी डिडक्ट होता है। क्लियर? तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि जो रिपेमेंट of any loan or deposit or specified sum taken or accepted from गवर्नमेंट के केस में बैंकिंग कंपनी, ये सेम एक्सेप्शंस इसमें भी दी हुई है जो हमने अभी ऊपर समझी है। और यहाँ पर जो स्पेसिफाइड एडवांस की डेफिनेशन बताई हुई है, मींस एनी सम ऑफ मनी इन नेचर ऑफ एडवांस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर और नॉट ट्रांसफर टेक प्लेस। क्लियर? तो वही ये ट्रांसफर वाला है। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर हम रीपेमेंट कर देते हैं 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा कैश में, तो उस केस में हम पेनल्टी इंपोज हो जाएगी और उतने ही सेम अमाउंट की होगी, इक्वल टू द अमाउंट जितना हमने लोन या फिर डिपॉजिट वापस दिया। अदर कैश ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो रिसीव करे कैश 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा in aggregate of a person in a day, in respect of single transactions, in respect of transactions relating to one event or occasion from a person। देखो, इन तीनों के हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, उसको उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए है और बी। ठीक है, ए ने गुड्स सोल्ड किए बी को। ठीक है, तो ए ने बिल भी रेज किए होंगे बी को। ठीक है, तो एक तीन गुड सोल्ड, 3 बिल उसने रेज किए हैं। ठीक है, तो एक बिल उसका है 1.5 लाख का, दूसरा बिल भी 1.5 लाख का, और तीसरा बिल भी सपोज 1.5 लाख का। तो क्या ए 4.5 लाख रुपए रिसीव कर सकता है बी से? बी ए को बोलता है क्या मैं आपको 4.5 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दूं? तो बी क्या करेगा? ले लेगा या नहीं लेगा? बी कर देगा रिफ्यूज, क्योंकि ये जो ए क्राइटेरिया में क्या दिया हुआ है, एक पर्सन से एक ही दिन में हम जो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। तो अगर बी ए को 4.5 लाख रुपए कैश में देगा तो ए मना कर देगा, क्योंकि अगर वो रिसीव करेगा तो ये वाले ए क्लॉज का वायलेशन वो करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ आ गया कि सिंगल डे में एक पर्सन से आप 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा आप अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम समझते हैं नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शन के केस में देखो, लेट्स सी एन एग्जांपल, ए और ये बी। ठीक है, ए ने बी को गुड सोल्ड किए, बिल आया वो आया 4.5 लाख का। ठीक है, तो बी कहता है कि ठीक है मैं आपको तो मैं कैश में कर दूं। तो मैं ऐसा करता हूं, अगर आप मुझे कह रहे हो ना कि 2 लाख की लिमिट है, तो मैं ऐसा करूंगा कि 1.5 लाख दे दूंगा। आज 1.5 लाख दे देता हूं, कल 1.5 लाख दे दूंगा और परसों दे दूंगा 1.5 लाख बिल के अगेंस्ट। तो अगर हम बी वाला क्लॉज देखें तो बी वाले क्लॉज में क्या कह रहा है, वो 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा हम सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सिंगल ट्रांजेक्शन के उसमें। तो बेसिकली जो आपकी ये जो 4.5 लाख रुपए का बिल रेज हुआ है सिंगल ट्रांजेक्शन से, उससे हुआ है। और अगर आप इसकी 3 भी ब्रेकअप करके दे रहे हैं तब भी आपका जो बी क्लॉज में वायलेशन हो रहा है। तो इस केस में भी जो ए है वो रिफ्यूज कर देगा कि मैं नहीं 4.5 लाख रुपए के बिल के अगेंस्ट 3 टुकड़ों में पैसे नहीं लूंगा, मुझे तो पूरा इसमें मुझे तो अदर देन कैश ही चाहिए। रिफ्यूज करेगा तो ये पूरा का पूरा अमाउंट उसको कैसे देना पड़ेगा? अदर देन कैश देना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एन इवेंट और ओकेजन ऑफ अ पर्सन। अब हम करेंगे सी का एग्जांपल। देखो, एक पर्सन है,
उसको एक फंक्शन करना है, तो फंक्शन में देखो उसकी केटरिंग भी लगती है, ठीक है, टेंट भी लग रहा है, डेकोरेशन भी हो रही है, ठीक है। तो सपोज केटरिंग के उसके 1.5 लाख लगे, टेंट के उसके 1.5 लाख लगे, तो डेकोरेशन के 1.5 लाख लगे, तो वो क्या तीनों की तीनों पेमेंट जो है कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट, एक ही इवेंट से रिलेटेड है, एक ही इवेंट के लिए खर्चा हुआ है, केटरिंग का भी, डेकोरेशन का भी और टेंट का भी। तो उस केस में क्या है कि हम एक ही ओकेजन से रिलेटेड भी 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश में नहीं पे कर सकते। तो इवेंट एक ही है लेकिन एक ही इवेंट के लिए सारा का सारा खर्चा हुआ, तो इस केस में भी वो नहीं कर सकता 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। एनी दिस पर्सन डज नॉट अप्लाई एनी रिसीट बाय गवर्नमेंट कंपनी से लिया हो, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग कॉर्पोरेशन बैंक, ट्रांजेक्शंस जो है इन नेचर ऑफ 269 SS या एनी अदर पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन जो कि नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है ऑफिशियल गैजेट। डी पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये किन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, पहले तो ये समझते हैं। पर्सन हैविंग बिजनेस इनकम, टर्नओवर या फिर रिसिप्ट एक्सीडिंग 50 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उन्हीं पर्सन के लिए एप्लीकेबल है जिनकी बिजनेस इनकम, टर्नओवर या रिसिप्ट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है एक साल में। तो उनके ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही। अगर इनकेस वो नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज है। और पेनल्टी कितनी है? इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू। तो 5,000 रुपए की हर डे की पेनल्टी है जब तक ये फेलियर कंटिन्यू रहता है। तो उनको जरूरी है कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही, अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी 5,000 पर डे की। अब देखो ये जो हमने पढ़ा है 2 लाख और मोर वाली, अगर हम इसका वायलेशन करते हैं, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा हम कैश में रिसीव कर लेते हैं, तो हमारी जो पेनल्टी लगेगी वो सेक्शन 271 DA में लगेगी, और कितने अमाउंट की? जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीव। देखो अब हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं कि सिंगल डे में एक सिंगल पर्सन से हम 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड हमने सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए पढ़ लिया, और थर्ड हमने सिंगल इवेंट या ओकेजन्स के लिए। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश। तो वो ये वाला जो है 4th पॉइंट सिर्फ उन्हीं के लिए ही है, पर्सन जिनका बिजनेस या फिर प्रोफेशन है। देखो इन केस अ पर्सन इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट or aggregate of payment made in cash in a day exceed rupees 10,000, exceed कर रही है 10,000, तो उस केस में क्या है, आपका जो 100% पेमेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगी while computing his taxable income from business profession। देखो बेसिकली क्या है, आप 10,000 से ज्यादा किसी को सिंगल डे में कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में आप जितना भी कैश में पेमेंट करोगे पूरा का पूरा आपको डिसअलाउड हो जाएगा। देखो डिसअलाउड इन द सेंस, देखो जैसे हमारे यहाँ पर PNL, तो जो इनकम में से जो हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम में से हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन को 10,000 से ज्यादा कैश में दे देते हैं सिंगल डे में, तो ये जो हम माइनस करते हैं ना एक्सपेंस, तो वो माइनस वाला जो हम एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं होगा। बेसिकली ये इसका इम्पैक्ट आएगा। तो क्या है, देखो अब आप कह रहे, इसमें क्या लिखा है, हम सिंगल डे में एक्सीड ना करें 10,000 को। तो कहते हैं कि क्या करें, 6,000 तो दे दे सुबह और 6,000 दे दे शाम को। तो इस केस में क्या है, वॉयलेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वॉयलेशन? क्योंकि वो एक्सीड कह रहे हैं 10,000, तो नहीं, ये आपका मिथ है, तब भी वॉयलेशन होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इन आ डे, उसको डे में चेक करना है। तो अगर आप शाम दोगे तो इसी दिन में तो हुआ, तो 6,000 प्लस 6,000 क्या होगा, 12,000, तो आपने दे दिया, तो इस केस में आप वॉयलेशन कर रहे हो, तब भी आपका ये जो 12,000 का जो एक्सपेंसिव है वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपकी इनकम में से माइनस नहीं होगा और आपको उसका लॉस होने वाला है। अब लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है जो रूल 6D में बात की हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट कर रहे हो, किसी और बैंक को भी पेमेंट कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक को कर रहे हो, किसी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कर रहे हो, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो किसी चीज को परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर, ये सब चीजों के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, तो भी आपका ये जो सेक्शन है
ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर सकते हो कैश। तो नेक्स्ट हमारा डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई खर्चा है उसको एक साल में बुक कर देते हो, लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट कर रहे हो उसकी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में आपने क्या किया, उसकी पेमेंट कर दी कैश में। तो प्रीवियस ईयर में तो क्या किया आपने, खर्चा बुक करके उसका एक्सपेंसेस को अलाउड करवा लिया, नेक्स्ट ईयर में आपने उसकी पेमेंट कर दी कैश में। तो जिस ईयर में आपने पेमेंट की है ना कैश में, उस ईयर में वो आपका खर्चा हो जाएगा, इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा, वो आपके इनकम साइड में ऐड कर दिया जाएगा। आप समझते हैं इसको। इन केस ऑफ एन अलाउंस हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर एंड देन ड्यूरिंग एनी सब्सिक्वेंट ईयर द पर्सन मेक अ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओन कैश। मतलब जो हम ऊपर 10,000 की बात कर रहे थे ना, वो आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर आपने कैश में दे दिया, ठीक है। द पेमेंट इज चार्जेबल टू इनकम एज इनकम टैक्स एज अ इनकम। क्या है, नेक्स्ट ईयर जिस ईयर में हमने कैश में पेमेंट कर दिया, उस ईयर की वो इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा। इफ अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीड 10,000। क्लियर। तो अगर आपका जो पेमेंट कर रहे हो आप फ्लाइंग, हायरिंग या फिर लीजिंग गुड कैरेज की उससे कर रहे हो, तो आपकी जो लिमिट है वो 10,000 की जगह 35,000 कर दी गई है। तो अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। Case a person incurred any expenditure for acquisition of any asset in respect of which a payment or aggregate of payment, aggregate मतलब total of payment made to a person in a cash exceed rupees 10,000. Such expenditure is not allowed for the purpose for determination of actual cost. अगर आप किसी पर्सन को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं कैश में एक सिंगल डे में, तो उस केस में जो है आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट का वो पार्ट नहीं बनेगा, जितना अगर आप 10,000 से ऊपर उसको कैश में पेमेंट करोगे। अगर वो एक्चुअल का पार्ट नहीं बनेगा तो आपको जो डेप्रिसिएशन मिलता है ना, वो भी डेप्रिसिएशन आपका अलाउड नहीं होगा। वो बोल रहा है दिस मीन्स दैट नो डेप्रिसिएशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल सच कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैश। जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया कैश में, उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक साथ है डोनेशन। अगर आपने कैश में डोनेशन दे दी, तो डोनेशन मेड इन कैश टू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट और अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने ट्रस्ट को दी या फिर पॉलिटिकल पार्टी को दी, तो उसके आपको क्या है, एक्सेप्शन मिलती है सेक्शन 80D में। तो इन केस अगर आप 2,000 से ज्यादा उनको कैश में डोनेशन दे रहे हो, तो आपको जो है डिडक्शन वो अलाउड नहीं की जाएगी। तो प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, any payment made in cash on account of premium on health insurance facility is not available as deduction under 80। देखो जब भी आप इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न बनाते हो, तो जो भी आपकी इनकम आती है उस पर कुछ डिडक्शन अलाउड होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था डोनेशन वाली, ऐसे ही 80D में हेल्थ इंश्योरेंस वाली भी अलाउड होती है। लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई प्रीमियम लिया और वो प्रीमियम को आपने क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दी, तो उस केस में भी आपकी जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होगी। तो आपको की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।